स्टूडेंट्स अभी हम इंटीग्रेशन का पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं. ओके, सो बेसिक इंटीग्रेशन का जो पार्ट है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द मैथ फिजिक्स, ओके, वही हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेशन. अभी इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समेशन. ओके, मतलब अनेक बार हमें क्या करना पड़ता है फिजिक्स में, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करना पड़ता है फ्रॉम सर्टेन लिमिट अप टू सर्टेन लिमिट. तो ये सम करने के लिए ओके हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन की जरूरत होती है. सो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं. सपोज ये एक इरेगुलर शेप है, इसका मुझे एरिया निकालना है. तो एरिया कैसे निकालूंगा मैं? क्योंकि आपको एरिया के स्टैंडर्ड फॉर्मूले तो पता है. रेक्टेंगल है तो क्या करेंगे आप? लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे. सर्कल है तो क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज करेंगे. लेकिन ऐसा अगर शेप है जो इरेगुलर शेप है, मतलब इट इज नाइदर सर्कल नॉर स्क्वायर नॉर रेक्टेंगल, ऐसा अगर कुछ शेप है तो इसका एरिया आप निकालेंगे कैसे? तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? एक हम ट्रिक यूज कर सकते हैं. पहले क्या करेंगे, इसको नंबर ऑफ, इसमें नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस, नंबर ऑफ इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल लाइंस निकालेंगे लाइक दिस. इक्वी डिस्टेंस वर्टिकल लाइंस जो एक दूसरे से सेम स्पेसिंग पर है, सेम डिस्टेंस पर है, ऐसा लाइन निकालेंगे. उसी तरह से उसी स्पेसिंग का हॉरिजॉन्टल लाइन भी हम निकाल सकते हैं. उसी स्पेसिंग का हॉरिजॉन्टल लाइन भी निकालेंगे लाइक दिस. ठीक है ना? अभी यहाँ पे हर एक स्क्वायर का हमें साइड पता है. स्क्वायर का एरिया कैसे रहता है? अगर साइड इसका ए है, स्क्वायर का साइड ए है, तो एक स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा. और यहाँ पे कितने स्क्वायर है ये हम काउंट करने वाले हैं. ओके, सो इस तरह से क्या करेंगे, इस इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट का हम एरिया निकाल सकते हैं. एक्चुअली यही प्रोसेस कौन करता है? कंप्यूटर भी यही प्रोसेस करता है. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है, या फिर और कोई भी ऑपरेशन इस तरह का करना है, तो क्या ये क्या करता है? कंप्यूटर इसी प्रकार का प्रोसेस करता है. मतलब ये इरेगुलर शेप का फिगर है, तो इसका हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस निकालना पड़ेगा. एंड हर एक स्क्वायर का एरिया निकालेंगे इनटू यहाँ पे कितने स्क्वायर है ये काउंट करेंगे. मतलब एक स्क्वायर का एरिया निकाला और उसी तरह से क्या किया है, सभी स्क्वायर का एरिया निकाला और उसमें उन सभी स्क्वायर के एरिया का हमने एडिशन किया. मतलब क्या किया है? यहाँ पे समेशन किया है. ओके, और इसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं. तो बाय यूजिंग इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं? एक्चुअली सम करते हैं. एंड सम करके क्या करते हैं? किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एरिया को, या फिर कॉम्प्लिकेटेड मास को, कॉम्प्लिकेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, या फिर किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हैं. क्योंकि फिजिक्स में सभी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक नहीं हो सकते, रेगुलरली शेप्ड नहीं हो सकते. ओके, सपोज ये इरेगुलर शेप्ड कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसका मास निकालना है, तो कैसे मास निकालेंगे? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. या फिर सपोज ये ऐसा कुछ इरेगुलरली शेप्ड ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे सपोज मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज वन फिजिकल क्वांटिटी. तो उसके लिए क्या करेंगे? इस बॉडी को लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल में डिवाइड करेंगे. हर एक का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या करेंगे? सम करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा? बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा. तो इसको बोलते हैं समेशन, या फिर इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन. अभी आपको इतना ही याद में रखना है कि इंटीग्रेशन करना है मतलब क्या करना है? समेशन करना है. इतना ही आप ध्यान में रखिए. ओके, इंटीग्रेशन करना है मतलब क्या करना है? यहाँ पे समेशन करना है. मैं जो भी बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? सपोज यहाँ पे इरेगुलरली शेप्ड Yes, sir. सरफेस है, उसका हमें एरिया Yes, निकालना है. sir. तो यहाँ पे बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ लाइंस निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, जिससे कि क्या हो जाएगा? वहां पे कंप्लीट एरिया छोटे छोटे स्क्वायर्स में डिवाइड हो जाएगा या फिर रेक्टेंगल्स में डिवाइड हो जाएगा. एंड हर एक स्क्वायर का हम एरिया निकालेंगे और सभी स्क्वायर के एरिया का क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे. अभी यहाँ पे जो लाइंस मैंने निकाला है वो ज्यादा स्पेसिंग वाला है. हमने बहुत कम स्पेसिंग वाला लाइंस निकाला,
एक वो सभी लाइन अगर एक दूसरे के बहुत नजदीक है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मतलब सभी एरिया क्या हो जाएगा, कंप्लीटली स्क्वायर्स में डिवाइड हो जाएगा और हम इजीली वो एरिया निकाल सकते हैं। इसी को एक्चुअली इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब एक्चुअली समेशन होता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। अभी इंटीग्रेशन किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए इंटीग्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लाइक दिस। दिस इज सिमिलर टू यस, यस के जैसा दिखाई देता है लेकिन एक्चुअली यस नहीं है वो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो दिस इज द सिंबल ऑफ द इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन मतलब डिनोट कैसे करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। ओके, इसको पण सर आपण वरच्या ह्याचं कसं काढणार? ऊपर वाला भी अगर यहाँ पे छोटा छोटा हमने लाइंस निकाला विच इज वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर बन जाएगा ना, ये छोटा छोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो उन स्क्वायर को भी उनका एरिया, हर एक स्क्वायर का एरिया अलग हुआ और उनका भी उस स्क्वायर का एरिया के भी एडिशन करेंगे। तो एक्चुअली कंप्यूटर में यही प्रोसेस होता है। कोई भी इरेगुलरली शेप्ड आपने सरफेस दिया तो क्या करता है वो उस कंप्लीट एरिया को बहुत छोटे 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 स्क्वायर में डिवाइड करता है। और स्क्वायर इतने छोटे होते हैं कि वहां पे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड एरिया हो तो उसमें वो अच्छी तरह से बैठ जाते हैं और उसकी वजह से क्या मिलेगा हमें, एक्यूरेट एरिया मिल जाएगा। मतलब बीच में कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन ये साइड वाला जो छोटा छोटा एरिया होता है ना, वहां पे क्या करेंगे, और भी छोटा छोटा लाइंस क्लोज टू ईच अदर निकालेंगे। तो यहाँ पे और भी छोटे छोटे स्क्वायर्स बनेंगे, उनका एरिया हम कैलकुलेट करके उनका एडिशन कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, तो इसको रीड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, तो इसको रीड कैसे करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x है यहाँ पे और विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, x है। इसको रीड इस तरह से करना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब जैसे डेरिवेटिव में dx dt dy वगैरह होता है, उसी तरह से यहाँ पे इंटीग्रेशन में dx dy dz इस तरह से होता है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है dx, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है। अगर यहाँ पे dx है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x लेना है, यहाँ पे dy है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, यहाँ पे dt है तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t लेना है। वन मोर चीज, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे फंक्शन किसका होना चाहिए, x का ही फंक्शन होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। जैसे हमने डेरिवेटिव में देखा d बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या, यहाँ पे अगर dt है, यहाँ पे नीचे अगर dt है तो यहाँ पे फंक्शन किसका होना चाहिए, t का फंक्शन होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन में भी उसी तरह से, यहाँ पे जो हमने लास्ट में dx लिखा है ना, उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे dx जो है ना वो क्या बताता है हमें, यहाँ पे फंक्शन ऑफ x ही होना चाहिए। ओके, यहाँ पे dx है तो यहाँ पे sin x होना चाहिए। ऐसे वाला इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा dy, ये इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते हैं। ओके, इसको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, या फिर साइन थीटा के आगे डी थीटा ही होना चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट में हमेशा एक टर्म रहता है, दैट इज dx या फिर dy, वो हमें क्या बताता है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, x लेना है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इस f फंक्शन ऑफ x का इंटीग्रेशन हमें विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ y dy, तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू हमें y लेना है। ओके, तो इंटीग्रेशन निकालना डेरिवेटिव से भी बहुत इजी है। ओके, इसमें भी जैसे हमने डेरिवेटिव में देखा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं,
उसी तरह से इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, वो फॉर्मूले हमें पहले लर्न करने पड़ेंगे। और जैसे डेरिवेटिव के कुछ रूल्स है, डेरिवेटिव में ज्यादा रूल है, 6 रूल्स है, इंटीग्रेशन में मैक्सिमम 2 to 3 रूल्स है, वही हमें ओनली लर्न करना है। उतना लर्न करने के बाद आपको इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। ओके, अभी इंटीग्रेशन के क्या करेंगे, कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले अभी हम देखेंगे यहाँ पे। सर पिछली वाली स्लाइड दिखाएंगे। इंटीग्रेशन, ओके सर। देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन लिखने जा रहा हूं। जैसे डेरिवेटिव के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले, उसी तरह से इंटीग्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट dx है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x प्लस सम कांस्टेंट। ओके, अभी हर एक फॉर्मूले के बाद यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाद में हम लिखेंगे, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ओनली dx है, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो क्या होता है, x होता है। अभी और एक चीज आपको बताना चाहता हूं मैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। ओके, इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर द रिवर्स प्रोसेस, मतलब डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है ना, मतलब जो आंसर आता है उसका उल्टा फॉर्मूला मतलब इंटीग्रेशन होता है। आपको ये फॉर्मूला देखने के बाद समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। फॉर एग्जांपल इसी का और एक एग्जांपल दिया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी y। इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू m। इंटीग्रेशन ऑफ dφ क्या होने वाला है, इट इज इक्वल टू v। इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होने वाला है, इट इज इक्वल टू t। So this is the first formula. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू dx। तो यहाँ पे अगर कुछ कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट पहले बाहर लेके जाना है, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। और इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या होने वाला है, x। सो c इंटू एक्स आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ c dx क्या होने वाला है, दैट इज c इंटू एक्स होने वाला है। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx का। जैसे डेरिवेटिव में है उसी तरह से इंटीग्रेशन में भी है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx। अभी आप ही मुझे बताइए, डेरिवेटिव में पावर को क्या करते हैं हम, पावर को माइनस, हाँ -1 करते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या करना है, पावर को x से बढ़ाना है, दैट इज द ओनली थिंग। मतलब यहाँ पे देखिए d/dx ऑफ x रेस टू 5, वहां पे क्या करते थे, उसको पावर को पहले एज इट इज लिखने वाले हैं, एंड उसके बाद x रेस टू क्या लिखेंगे, पावर x से कम करने वाले हैं, तो 5 का क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को x से बढ़ाना है, तो x रेस टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर n है तो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा, एंड हाँ डिवाइडेड बाय वही पावर नीचे लिखना है, n प्लस 1। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो इसके कुछ एग्जांपल दे दूंगा अभी। तो यहाँ पे फिर से dx का इंटीग्रेशन कुछ नहीं लेना है, नहीं तो कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते होंगे कि x रेस टू n का ये इंटीग्रेशन हो गया, dx का क्या करना है, dx का कुछ नहीं लिखना है। समझ में आ गए ना। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx है, यहाँ पे सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx, तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे x रेस टू कितना लिखूंगा, पावर x से बढ़ाना है, x रेस टू 4, और डिनोमिनेटर पर एज इट इज 4। बहुत इजी है, मतलब पावर x से बढ़ाना है एंड वही पावर नीचे लिखना है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 6 dx क्या आने वाला है, x raised to 7 divided by 7 7 हो गया।
इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू -2 dx क्या आने वाला है बताइए? x raised to minus x raised to -1 upon -1 -1 बहुत इजी है। मतलब डेरिवेटिव में हम पावर कम करते हैं और इंटीग्रेशन में हम पावर बढ़ाते हैं बाय 1 +1 करना है। इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू -8 बताइए क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ x raised to -7 upon -7 -8 +1 करना है ना, +1 -8 +1 मतलब -7 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय एज इट इज -7। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है क्या बताइए? क्योंकि यहाँ के मोस्टली फिजिक्स में पावर के ही इंटीग्रेशन ज्यादा होते हैं। ओके, वंस अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू 12 dx कितना आ जाएगा? x raised to 13 upon 13 हाँ, तो आपको इतना ही याद रखना है कि इंटीग्रेशन में पावर आपको क्या करना है बताइए? इंक्रीज करना है increase +1 इंक्रीज करना है, +1 करना है। डेरिवेटिव में पावर को क्या करना है? -1 माइनस करना है। -1 यहाँ पे समझ में आ रहा है -1 ना? अभी देखिए d/dx ऑफ x रेस टू 5 क्या आता है? 5x रेस टू 4 आता है ना। अभी इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 5 इंटू x रेस टू 4 dx सपोज है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, x रेस टू 4 dx हो जाएगा ना। अभी मुझे बताइए कि x रेस टू 4 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x raised to 5 X to upon raised to 5 अपन 5, तो 5 कैंसिल हो जाएगा एंड फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x रेस टू x raised to 5 मतलब देखिए x रेस टू 5 का डेरिवेटिव लिया तो 5x रेस टू 4 आता है एंड 5x रेस टू 4 का इंटीग्रेशन लिया तो क्या होता है? वंस अगेन x रेस टू 5 आता है। मतलब डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। और एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको और ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए पहले डेरिवेटिव ले लेंगे, d/dx ऑफ 9x³ क्या आ जाएगा बताइए? 9x³, तो अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल 9 तो एज इट इज रहेगा, जो कांस्टेंट रहता है उसको एज इट इज रखते हैं ना। 3x raised to 2 x³ का 27x square हाँ 3x² मतलब क्या हो जाएगा? 27x² हो जाएगा ना। अभी आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 27x² dx निकालो तो क्या आता है? देखिए तो 27 कांस्टेंट है 27 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² dx। ओके, तो 27 x² dx का क्या करना है? इंटीग्रेशन मतलब पावर बढ़ाना है, पावर बढ़ाना है मतलब x रेस टू 3 upon 3 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 से 27 को डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा? 9x³ ही फिर से आ जाएगा। 9x³ ओके, सो 9x³ का डेरिवेटिव आता है 27x² एंड 27x² का इंटीग्रेशन आता है 9x³। मतलब डेरिवेटिव फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। ओके, एंड इंटीग्रेशन क्या होता है? उसका रिवर्स प्रोसेस। एक दूसरे के वो क्या है? रिवर्स प्रोसेसेस है। मतलब जैसे लॉग एंटीलॉग होता है ना, उसी तरह से डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, करेक्ट। Sir, once again show the 3 सो वंस अगेन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जो हमने अब तक पढ़े हैं वो देखिए। फर्स्ट वाज द इंटीग्रेशन ऑफ जस्ट अगर dx है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx आता है ओनली x। सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट इनटू अगर dx है तो ये आता है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा। सो इसका आ जाएगा कांस्टेंट इनटू x। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट इनटू dx मतलब कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ dx, सो कांस्टेंट इनटू x बचेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx का देखा था, तो इंटीग्रेशन ऑफ x रेस टू n dx का फॉर्मूला रहता है x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 बचता है यहाँ पे। ओके, देन fourth formula of the integration is that is integration of log integration of 1 by x
1/x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आता है, दैट इज log ऑफ x आता है। ओके, क्योंकि देखिए डेरिवेटिव ऑफ log x क्या था, 1/x था, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या आ जाएगा, sin x dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx आता है, दैट इज माइनस cos x आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ओके, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस cos x। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx वो आ जाएगा sin x। रीजन इज दैट sin x का डेरिवेटिव cos x था, sin x का डेरिवेटिव cos x था, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। या फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, ये क्या आ जाएगा, tan x आ जाएगा, tan x। क्योंकि देखिए tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है ना, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही रहता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, e रेस टू x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, e रेस टू x ही हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू x dx इज इक्वल टू e रेस टू x। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन के जो आपको हमेशा ध्यान में रखने पड़ेंगे। और एक रूल, हम इसको इंटीग्रेशन का रूल बोल सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सब कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ x है, ओके, अगर यहाँ पे कैसा है, कांस्टेंट इनटू, अगर सम फंक्शन ऑफ x है, कांस्टेंट इनटू सम फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x मतलब कुछ भी हो सकता है, x रेस टू n 1/x sin x cos x। तो ये डेरिवेटिव्स ऐसा ही रूल है। अगर यहाँ पे कांस्टेंट, हमें फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट मिलता है तो कांस्टेंट को क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं। सो कांस्टेंट को बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा, f ऑफ x dx बचेगा। ओके, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन भी हो सकता है, f ऑफ g ऑफ x अगर है dx, इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन दैट इज f ऑफ g ऑफ x रहेगा, तो इसका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ g पहले बनेगा, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू dx, एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। ओके, तो क्या करेंगे, अभी इंटीग्रेशन के बहुत सारे हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको ये सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए वन बाय वन ऑल द एग्जांपल देखिए और इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx है। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 dx है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है वो यूज करेंगे। पहले x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालेंगे, उसके बाद 5x का निकालेंगे, उसके बाद 7 का निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन पहले लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx पहले निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx निकालना है। ओके, समझ में आ रहा है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx पहले निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx निकालना है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 7 dx निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx क्या आ जाएगा, x क्यूब बाय 3 हो जाएगा। पावर 1 से बढ़ाते हैं ना हम, यहाँ पे x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट रूल 5 तो एज इट इज रहेगा, 5 तो एज इट इज रहेगा, और x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, उसमें एक और ऐड करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू dx अगर है तो c बाहर आता है और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, ओनली x होता है। ओके, तो यहाँ पे उसी तरह से क्या हो जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा एंड जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx बचेगा, एंड जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब क्या हो जाएगा, x बचेगा। तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर।
अभी देखिए यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन इज लाइक दिस। ये सिंपल इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आ गया तो बहुत हो गया। देखिए 4x³ प्लस 3x², क्योंकि फिजिक्स में इतना ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होता जनरली। 2x प्लस 4, ये क्या है? एक इक्वेशन है, फंक्शन है, उसके बाद dx है। तो अभी क्या करेंगे? इज इक्वल टू, इसका सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 4x³ dx, ये फर्स्ट हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x² dx, ये सेकेंड हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, प्लस ओके अभी इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, ये सेपरेट सेपरेट लिखा। अभी उसके बाद अगर वहां पे कोई नंबर दिखता है, हमें कांस्टेंट मिलता है, तो उसको क्या करना है? एज इट इज रखना है। देखिए मैं फिर से ठीक से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको ठीक से सुनिए। कांस्टेंट है तो उसको एज इट इज रखना है। अभी x³ dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, आप ही बताइए। x⁴/4 हाँ, क्या करना है? पावर x से बढ़ाना है, तो x³ का क्या हो जाएगा? x⁴ हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर पर उतना ही पावर लिखना भी है। देखिए ये इंटीग्रेशन का रूल है ये ऐसा। उसके बाद 3 इज अ कांस्टेंट एज इट इज। ओके, नाउ x² का क्या हो जाएगा बताइए? x⁴/3 हो जाएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी 2 यहाँ पे नंबर है, उसको कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखना है। x dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x²/2 x⁻²/2 प्लस 4 एज इट इज रखना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर जस्ट dx होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो वो क्या होता है? x होता है। हो गया, कितना इजी है देखिए। इस तरह से आपको इंटीग्रेशन निकालना आना चाहिए। ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्वेश्चन है लाइक दिस। इंटीग्रेशन ऑफ ax³ माइनस bx² प्लस cx प्लस d dx, ये इंटीग्रेशन हमें निकालना है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि a b c एंड d these आर द कांस्टेंट नंबर्स। a b c d क्या है? कांस्टेंट नंबर है। तो पहले क्या करेंगे? सेपरेट सेपरेट लिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ax³ dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ bx² dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d dx। ये होने वाला है। उसके बाद अभी देखिए, अभी 1 बाय 1 इंटीग्रेशन निकालेंगे। अभी कांस्टेंट नंबर a जो है वो उसको एज इट इज रखेंगे। x³ का क्या हो जाएगा? x⁴ डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद माइनस साइन एज इट इज, b इज अ कांस्टेंट व्हिच इज एज इट इज वंस अगेन, और x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस उसके बाद इंटीग्रेशन के अंदर c एक नंबर है, कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रखेंगे, और x dx का इंटीग्रेशन आ जाता है x²/2 प्लस d एज इट इज रखेंगे। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dx मतलब x बनेगा। हो गया। ओके, उसके बाद अभी नेक्स्ट जो 10th रूल था ना, वो कंपोजिट फंक्शन का रूल, वो रूल एक बार हम अभी देखेंगे। ओके, 10th रूल का क्या था? देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ g ऑफ x dx है। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या करना है? पहले इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ g लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिवाइडेड बाय क्या करना है? डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x निकालना है। ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे सपोज ऐसा है। सपोज इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बोला जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x स्क्वायर dx है।
तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, स्क्वायर का है, एंड सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले अगर यहाँ पे ओनली एक्स स्क्वायर होता तो इंटीग्रेशन क्या आता था बताइए। यहाँ पे ओनली अगर एक्स स्क्वायर होता, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने एक्स अगर एज्यूम किया तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है बताइए, एक्स क्यूब बाय 3। एक्स क्यूब बाय 3। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 3 लिखूंगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन है स्क्वायर के अंदर उसको मैंने एक्स एज्यूम किया, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाय 3। तो एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, इनटू अभी क्या करना है, स्क्वायर तो निकल गया अभी क्योंकि उसका हमने इंटीग्रेशन ले लिया है। अभी डिवाइडेड बाय क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है हमें, डेरिवेटिव। अभी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इससे थोड़ा सा सिंपल लेता हूं। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x है सपोज dx, ये बहुत इजी है। अभी देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, अभी यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x ओनली होता तो क्या आता था, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन फॉर्मूला माइनस कॉस एक्स आता था, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे ओनली अगर साइन x होता तो इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस एक्स एंड दैट इज ओवर। लेकिन यहाँ पे साइन के अंदर, साइन ये बाहर वाला फंक्शन है, उसके अंदर 3x ये अनदर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 3x का हो जाएगा माइनस कॉस 3x हो जाएगा इंटीग्रेशन, डिवाइडेड बाय अंदर वाला 3x का डेरिवेटिव क्या आता है, 3x का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन नहीं लेना है, डेरिवेटिव लेना है। 3x का डेरिवेटिव होता है 3, तो इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx इज इक्वल टू माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाय 3। वंस अगेन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर dx अगर इस तरह से है तो सेक स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर सेकेंड फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लेंगे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, माइनस tan x। tan x होता है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x डिवाइडेड बाय, मतलब tan x नहीं लिखना है यहाँ पे, tan ऑफ x स्क्वायर लिखना है, क्योंकि सेक स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर है ना। अगर यहाँ पे ओनली सेक स्क्वायर x होता तो tan x लिखते थे, लेकिन सेक स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर है तो tan ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाता है 2x हमने देखा है। मतलब कंपोजिट फंक्शन में क्या करते हैं, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव हमें लेना है। और एक फंक्शन देखिए, सपोज यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2 है यहाँ पे dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमने निकालना है। तो यहाँ पे ओनली cos x नहीं है, cos ऑफ सम फंक्शन ऑफ x है, तो cos का cos का इंटीग्रेशन पहले निकालना है, तो वो क्या आ जाएगा, साइन इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज आ जाएगा, एंड उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा। 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 6x एंड कांस्टेंट, मतलब 2 का डेरिवेटिव तो जीरो ही आता है ना, सो 6x प्लस 0 हो जाएगा। मतलब दिस इज फाइनली साइन इन ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6x बचेगा। ओके, सो दिस इज रूल नंबर 10। ओके, so this is the rule number 10. यस सर। मतलब कंपोजिट फंक्शन में आपको क्या करना है, पहले फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, सेकेंड फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना है। पहले इंटीग्रेशन बाद में डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वंस अगेन यहाँ पे देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है, साइन है, सेकेंड फंक्शन क्या है, 3x है। तो फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस, सो माइनस कॉस 3x हो गया, एंड डिवाइडेड बाय
ओके, डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव लेना है सेकेंड फंक्शन का, मतलब 3x का डेरिवेटिव होता है 3 ओनली, 3x का डेरिवेटिव आता है 3। ओके, तो इस तरह से ये कंपोजिट फंक्शन का रूल है। इसके बाद और भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए, दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, ये भी बहुत इजी है, देखिए, डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स इसको बोलते हैं। ये भी एक इंटीग्रेशन का पार्ट है। देखिए, तो इसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस इज दैट डेफिनेट इंटीग्रल में आपको लिमिट्स दिए जाते हैं। लिमिट्स कैसे दिए जाते हैं? देखिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर यहाँ पे फंक्शन ऑफ x dx है, f ऑफ x dx है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के नीचे, इंटीग्रेशन का जो साइन है ना, यस का साइन, इसके नीचे x1 लिखा जाता है, ऊपर x2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, x1 एंड x2 आर कॉल्ड एज लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। सो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, ओनली चेंज इज दैट यहाँ पे लिमिट्स दिए जाते हैं। ओके, यहाँ पे x1 को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट बोलेंगे, मतलब x का मिनिमम वैल्यू। x1 मतलब क्या है, यहाँ पे x जो है ना, क्योंकि x का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल, तो x वेरिएबल है तो उसका कुछ मिनिमम और कुछ मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। तो x का मिनिमम वैल्यू मतलब लोअर जो वैल्यू होता है ना, वो मिनिमम वैल्यू होता है, उसको लोअर लिमिट बोलते हैं। एंड x के ऊपर जो वैल्यू लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट। ओके, तो ये सॉल्व कैसे करना है, ये अभी हम देखने वाले हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, ये बहुत इजी है, वंस अगेन। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं और आपको ठीक से डेफिनेटली 100% आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, बिकॉज यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। ओके, अभी देखिए, क्वेश्चन इज लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 3 है। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक से देखिए। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे हम। यहाँ पे लिमिट्स दिख रहे हैं ना आपको, लोअर लिमिट कितना है बताइए, यहाँ पे 1 अपर लिमिट कितना है 3 मतलब ये लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट क्या होता है, x का मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो x का मिनिमम वैल्यू कितना होता है यहाँ पे 1 एंड मैक्सिमम वैल्यू होता है 3। हाँ, तो अभी आपको ये पता है x क्यूब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, X raised to 4 X divided raised to 4 upon 4. to 4 upon 4. हाँ, तो पहले x रेस टू 4/4 ये इंटीग्रेशन निकालना है एंड वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड वंस अगेन एज इट इज लिमिट्स वहां पे लिखना है 1 to 3 लिमिट्स। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, ये आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे x की जगह क्या करूंगा, मैं पहले अपर लिमिट डाल दूंगा। ओके, उसके बाद माइनस साइन लिखूंगा और उसके बाद क्या करूंगा, x की जगह लोअर लिमिट लिखूंगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे वाला सॉल्यूशन इन ब्रैकेट x की जगह अपर लिमिट मतलब 3 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज। उसके बाद माइनस साइन लिखना है, डेफिनेटली माइनस साइन ही लिखना है, एंड उसके बाद x की जगह लोअर लिमिट लिखूंगा, दैट इज 1 रेस टू 4 डिवाइडेड बाय 4, और इसको सॉल्व करना है। हो गया। अभी 3 रेस टू 4 मतलब कितना होता है पता है ना, 81 होता है। 81 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 रेस टू 4 मतलब 1 ही होता है डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा 81 माइनस 1 मतलब 80 डिवाइडेड बाय 4। 80 डिवाइडेड बाय 4 मतलब फाइनल आंसर आता है 20। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, और एक एग्जांपल, क्वेश्चन इज लाइक दिस, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx where limits are pi by 6 या फिर डिग्री में यहाँ पे यूनिट्स लिमिट्स लिखता हूं, 30 डिग्री टू 37 डिग्री टू 53 डिग्री ऐसे लिखता हूं। 37 डिग्री टू 53 डिग्री, ये जनरली क्या दिया जाता है, रेडियन में मतलब पाई में दिया जाता है। अभी देखिए क्या करेंगे, पहले sin x dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे। अभी sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, Cos x.
cos x होता है या माइनस cos x? minus cos x. माइनस cos x होता है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट डालना है एंड यहाँ पे क्या करना है, अभी लिमिट्स लिखना है। लिमिट्स मतलब लोअर लिमिट क्या है 37 डिग्री है, 37 डिग्री, अपर लिमिट है 53 डिग्री। अभी क्या करना है बताइए, माइनस साइन को ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रखूंगा, माइनस इज रिमेनिंग एज इट इज। अभी cos x में क्या करूंगा, पहले अपर लिमिट प्लेस करूंगा, बाद में लोअर लिमिट प्लेस करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 53 माइनस क्या हो जाएगा cos 37। cos 37। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे जो भी आंसर आ जाएगा ना, उस आंसर में क्या करना है, x की जगह पर पहले अपर लिमिट प्लेस करो, बाद में माइनस करके माइनस लिखना है और बाद में लोअर लिमिट लिखना है। वहां पे माइनस अगर साइन आता है तो उसको ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रखिए। तो cos 53 का वैल्यू मैंने आपको बताया है, इसका वैल्यू होता है 3/5 और cos 37 का वैल्यू होता है 4/5। यू शुड नो दिस वैल्यू, पहले मैंने आपको ये वैल्यूज बताया है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस इन ब्रैकेट 3 - 4 मतलब -1/5 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ माइनस मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज प्लस। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin x 1/5 dx लिमिट आर फ्रॉम 37 to 53, तो इसका आंसर is आता equal है to 1/5. 1/5। ओके, इसको बोलते हैं डेफिनेट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज ऐसा है, x² + x dx, ये तो समझ में सभी को आना चाहिए। एंड यहाँ पे लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2 है, लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। इसको बोलेंगे, अगर लिमिट्स यहाँ पे है, लिमिट्स नहीं है तो उसको जस्ट इंटीग्रेशन बोलते हैं, और लिमिट यहाँ पे दिए गए तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। x² का इंटीग्रेशन, x² का पहले इंटीग्रेशन बताओ क्या आ जाएगा, x cube upon 3. x³ आ जाएगा। उसके बाद जस्ट x का इंटीग्रेशन 1 x2 यहाँ पे upon 2. x²/2. हाँ, यहाँ पे x⁻1 है ना, तो इंटीग्रेशन लेना है मतलब पावर x से बढ़ाना है एंड उतना ही डिवीजन में लिखना है, डिवाइडेड बाय। सो x³/3 + x²/2। और क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालना है, अपर लिमिट इज 2, लोअर लिमिट इज 1। 1. अभी क्या करेंगे, इस फंक्शन में x की जगह पहले 2 वैल्यू प्लेस करेंगे। अभी 2 प्लेस करने के बाद क्या हो जाएगा, देखिए 2³ 2³ 3 प्लस 2² डिवाइडेड बाय 2। देखना, ये हो गया हमने हमारा अपर लिमिट। अभी माइनस उसी फंक्शन में क्या है, लोअर लिमिट भी प्लेस करना है। तो x की जगह क्या प्लेस करेंगे, अभी 1 प्लेस करेंगे। 1³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1² डिवाइडेड बाय 2, ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे सब कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा। 2 का क्यूब कितना होता है 8 डिवाइडेड बाय 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 डिवाइडेड बाय 2, माइनस ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट 1 का क्यूब तो 1 ही बनेगा 1/3, 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा 1/2। ओके, इसके बाद ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा अभी। तो यहाँ पे 8/3 प्लस 4/2 मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 16 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 6। ओके, 2 8s are 16, 3 4s are 12 डिवाइडेड बाय 3 into 2 6 माइनस, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पे 28/6 माइनस 5/6, तो ये हो जाएगा 23/6। सो दिस इज द फाइनल आंसर, 23/6 इज द फाइनल आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन। बहुत इंटीग्रेशन इजी है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है।